नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने कई सारी योजनाएं चलाई, मगर इन सभी योजनाओं के नतीजे सिफर ही रहे। आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप आजीविका की बात करेंगे तो भी आज हम गरीबी उन्मूलन और जो रोजगार सृजन है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली बातें, ऐसे अलग अलग मुद्दों पे हम आज भी बात करते हैं। उनके नतीजे सिफर ही हैं, जिसकी वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अपने लिए आजीविका कमा लेना एक बड़ी बात हो जाएगी। लोग किस भयावह स्थिति में आज ग्रामीण क्षेत्रों में जी रहे हैं, इसकी परिकल्पना शायद शहरी आवास के लोग या शहरी कल्चर में रहने वाले लोग हो नहीं सकता। हमने बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है और जनशोध की टीम ने भी अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की चल रही इन योजनाओं को तफ्तीश करने का प्रयास किया, इसको जानने का प्रयास किया कि आखिर जो योजना है ग्रामीण भारत को आजीविका के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाने की चल रही है, आखिर उनकी जमीनी हकीकत क्या है। हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और उन सभी योजनाओं की बात करेंगे जो आज ग्रामीण भारत को आजीविका के क्षेत्र में सशक्त करने की चल रही है, मगर उनके नतीजे सिफर ही आ रहे हैं। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरीके से नकारात्मक साबित हुई, मगर उनके खास अचीवमेंट दिखाई नहीं देते। जब हम इन सब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली योजना जो आती है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना को कांग्रेस ने अपने जो यूपीए की सरकार बनी थी, इसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट जो पारी थी उसकी, उसमें उसने लॉन्च किया था। उद्देश्य सीधा साधा सा था, ग्रामीण की जो मजदूरी करने लायक जो लोग हैं उनको इसके माध्यम से आजीविका दी जाए। इस पर भी अगर आप ध्यान करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की यह योजना लागू करते समय इस योजना का उद्देश्य पूरे ग्रामीण क्षेत्र को काउंटर करना या उसे कवर करना नहीं था। इस योजना का केवल ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए थी जो मजदूरी कर सकते हैं। तो हम ग्रामीण क्षेत्र को किस दृष्टि से देखते हैं, यह योजना या योजना का स्वरूप एक तरीके से उसे भी इंगित करता है, क्योंकि उस ग्रामीण की आजीविका को सुदृढ़ करना, उसे आगे बढ़ाना और उसे इकोनॉमिकली सस्टेन करना, उसे आर्थिक रूप से समृद्ध करना, यह योजना का प्राण बिंदु, उसका केंद्र बिंदु नहीं था। बहरहाल, जब हम इस पूरी योजना पर नजर डालते हैं तो हम बहुत अधिक वर्षों की बात नहीं करेंगे, केवल हम 2023-24 के ही आंकड़ों की बात करते हैं। तो इस पर कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च भारत सरकार ने किए हैं। मगर आप आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जो हम और हमारी टीम अक्सर जाते रहते हैं, तो आपको इसके नतीजे सिफर ही दिखाई और दृष्टिगोचर होंगे। हाँ, ये जरूर है कि इससे
जो वहाँ के पंच सरपंच उप सरपंच थे और जो अधिकारी थे, उनकी आर्थिक दशाओं में आप जरूर परिवर्तन देखेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस योजना ने धरातल में कुछ किया ही नहीं है, मगर जिस निष्कर्ष और जिस आशा से इस योजना को लागू किया गया था, जिस तरीके से इस योजना को कार्य करता था, वह भारत की लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार होने दी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार सृजन के लिए की गई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा भी विकसित हुआ, क्योंकि उन्हीं सब कामों को इस योजना के अंतर्गत लिया गया। हालांकि पहले इसमें कच्चे काम लिए जाते थे, जो ज्यादातर कागजों में हो जाते थे। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से इसमें यह परिवर्तन जरूर हुआ है कि इसमें ज्यादातर पक्के काम किए जा रहे हैं। हम दर्शकों के लिए आसान कर दें, कच्चे काम वो जो समय के साथ बदल सकते हैं, ज्यादा स्थायी नहीं रहते, ज्यादातर मिट्टी के काम, मुरम के काम, इस तरीके के काम जो कच्चे कहलाते हैं। पक्के काम जैसे कंक्रीट की सड़क बना देना, कोई बिल्डिंग बना देना, कोई वाटर शेड या जल संरक्षण की कोई अ, बड़ी एक स्ट्रक्चर बना देना कंक्रीट का, तो ये फिर स्थायी संरचना हो जाती है। यानी सीमेंट और डामर का काम जो कुछ समय के लिए स्थायी रह सकता है। हालांकि कितना स्थायी रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे दर्शक इसे बहुत बेहतर चाहते हैं, मगर परिभाषा को समझने के लिए, आसान करने के लिए हम बताया। यह योजना कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी। योजना बहुत अच्छी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने की योजना थी, मगर जैसा कि अक्सर सरकारी योजनाओं में होता है, भ्रष्टाचार ने भी इस योजना को करीब करीब निकल लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके माध्यम से सरपंच, उप सरपंच, पंच और ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिकारी थे, सब इंजीनियर, सचिव और भी इस तरीके के पंचायतों से रिलेटेड अधिकारी, इनकी आर्थिक दशा को सुधारने की यह एक बहुत बेहतर योजना साबित हुई। हालांकि इस सब के बाद भी इस योजना ने कुछ तो बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। कुछ तालाब बने, कुछ सड़कें बनी और कुछ सिंचाई की व्यवस्थाएं इसके माध्यम से विकसित हुई है। मगर जिन उद्देश्यों को लेकर यह योजना चली थी और जिस तरीके से इसे लागू किया गया था, उस योजना, उस अचीवमेंट को आज भी प्राप्त करने में यह योजना कहीं दूर दिखाई देती है। चुनौतियां बनी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही। स्थिति यहाँ तक हुई है कि स्ट्रक्चर में लगने वाली सामग्रियों को तो छोड़िए, मजदूरों के मजदूरी तक लोगों, ऑफिसरों, नेताओं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। मगर इन सब दोषों के बाद इस योजना को एक ऐतिहासिक योजना कहा जाएगा, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों कुछ तो करके दिखाया, कुछ तो उनके संकट को कम किया। दूसरी योजना की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई, उस योजना का नाम है
आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का और उन्हें स्वावलंबी बनाने का था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर परिवार बन नहीं सके। यह महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए भी यह योजना लागू की गई थी, मगर हो न सका। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या जो बजट की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2022-23 के ही आंकड़े देख लें, इसमें कुल 87 लाख स्व सहायता समूह बनाए गए। ये वर्ष 22-23 की एक आंकड़ा है जो सरकारी साइड में उपलब्ध है। कुल राशि की बात करें तो वर्ष 2023-24 की जब हम लेते हैं तो इसमें 14,129 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर धरातल में इससे क्या मिला कुछ दिखाई नहीं देता। मुट्ठी भर हर राज्यों के स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी के अलावा इसमें जमीनी धरातल कुछ दिखाई नहीं देता। हमने ऐसे बहुत सी जगहों में अपनी टीम के साथ भ्रमण किया और देखने का प्रयास किया कि क्या कुछ स्व सहायता समूह इसके माध्यम से सशक्त होकर कुछ बेहतर स्थिति में पहुंच सके। तो हमारे यहाँ कुछ चुनिंदा स्व सहायता समूह के अलावा कुछ हाथ लगा है। तो अगर इसके भी बारे में पूरा विस्तृत छानबीन की जाए तो शायद परसेंटेज के आधार पर देखें तो यह योजना 30% भी सफलता के अपने पायदान छू नहीं पाई, जो हमारा जमीनी स्तर का सर्वे कहता है। हालांकि इससे स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलने में इस योजना ने प्रभावी भूमिका अदा की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्वरोजगार के अवसर भी कुछ मात्रा में बढ़े, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छोटे व्यवसाय भी विकसित हुए। मगर ये इस तरीके से नहीं हो सके कि स्व सहायता समूह के सारे 10 परिवार इससे अपनी घर का खर्च निकाल सके। अगर चुनौतियों की बात करें तो इस योजना में जो पूरे भारत में वही चुनौती इस परियोजना में भी है, वह है भ्रष्टाचार, जिसने सारी योजनाओं को एक तरीके से निगल सके। अगर इसमें पारदर्शिता और कुछ नवीन टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है तब इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ अचीवमेंट आ सकते हैं। आज तो नतीजा सिफर ही है। इसमें कुछ और भी समस्या है जिससे पूरे ग्रामीण समुदाय को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसकी योजना ऊपर से नीचे की ओर से बनती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। मतलब सरकार के स्तर से ये नीचे जाती है, ना कि ग्राम के स्तर से यह ऊपर आती है। कुछ समूह को वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय साधनों और मार्केटिंग का ज्ञान भी नहीं है, जिससे भी यह योजना सफल हुई है और योजना को
लीड करने वाले, प्रबंधन करने वाले इसे बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रहे या उनकी उस रुचि। आज अगर इस योजना की भी बात करें तो पूरे देश में इसकी अचीवमेंट बहुत बेहतर नहीं है। कागजों में आपको जरूर ये बहुत बेहतर योजना सरकार की ओर से दिखाई देगी। तीसरी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। हालांकि यह सीधे ग्रामीणों की आर्थिक दशा और उसके सशक्तिकरण से नहीं जुड़ती, मगर ये कहीं न कहीं उसकी आर्थिक दशा में एक फैक्टर का स्थान जरूर रखती है। कुछ जगहों में ग्रामीण सड़क योजना में ग्रामीणों को मजदूरों के काम मिलता है, तब यह जरूर आर्थिक सशक्तिकरण या उपार्जन की एक योजना बन जाती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की नेटवर्क को बनाने के लिए केंद्र की ओर से चलाई जा रही है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उन्होंने ही इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी, तब से चल रही है। और स्वर्णिम चतुर्भुज और यह योजना उनके साथ में उन्होंने लॉन्च की थी, जो आज तक चल रही है। यह योजना ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र को शहरी मुख्य बाजारों से और शहर के एक पॉश एरिया से जोड़ा, जिससे आर्थिक गतिविधि में ग्रामीण क्षेत्र को लाभ हो रहा है। इस योजना में ही अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, बजट की दृष्टि से देखा जाए, तो वर्ष 2023-24 में 19,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए गए। हालांकि इसमें काफी कुछ ग्रामीण भारत को शहरों से जोड़ने का अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल किया है। हालांकि गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा जाएगा तो यह योजना बाकी योजनाओं के आसपास ही मिलती है, मगर फिर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। हालांकि भ्रष्टाचार ने इसमें पलीता लगाने का अपना कार्य बखूबी किया है। इससे लाभ यह हुआ है कि ग्रामीणों को बेहतर सड़कें मिली हैं और उनका शहर से कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, जिससे उनकी उपज है, अनाज है, सब्जी है, फल है, फूल है, इन सब की बिक्री में वृद्धि हुई है। उनके दाम भी उनको बहुत बेहतर तरीके से मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संस्थानों तक भी ग्रामीण भारत की पहुंच हो सकी है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये योजना बाकी योजनाओं से तो बेहतर साबित हुई है और इसने कुछ अचीवमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में किया है, पाया है। इस योजना में सभी योजनाओं की तरीके से भ्रष्टाचार का प्रमुख बिंदु रहा ही है, बल्कि ज्यादा ही रहा है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम और उस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से नीचे से लगाकर ऊपर तक भयानक परसेंटेज का खेल चला, जिसने इस योजना में पलीता लगाने का काम किया है। हालांकि वहीं ग्रामीण सड़कों ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेहतर एक प्रगति का वाहक के रूप में काम किया है।
ग्रामीण की सड़कें जो नॉर्मल भी बनी है, उसमें कहा जाता है, कहावत है कि हिचको लिखा के ये सड़कें चलती हैं और बहुत जल्दी, जैसे पूरे देश की सड़कें खराब हो जाती हैं, ग्रामीण भारत की भी सड़कें उसी तरीके से खराब हो जाती हैं। मगर कमोवेश ये योजना को फिर भी हम सफलता के आसपास मान सकते हैं। चौथी योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण, उनके कौशल का उन्नयन करने का था, जिससे वे किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित हो सकें और उन्हें उस तरीके का बेहतर रोजगार किसी कंपनी या शहरी क्षेत्र में मिल सके। इस योजना को अगर बजट की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2020-21 में इसे 1230 करोड़, 21-22 में 1500 करोड़, 22-23 में 1200 करोड़ रुपए और 23-24 में 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते। इस योजना में अगर इसके प्रभाव की बात करें तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। युवा ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने की बजाय प्रशिक्षित होकर किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार करने की स्थिति में या रोजगार आ सके। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो बात वहीं आ जाती है घूम फिर की इसका सबसे बड़ा चुनौती का काम भ्रष्टाचार है, जिससे ग्रामीण युवा बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो प्रशिक्षण लेने वाली संस्थाएं हैं वे अधिक राशि कमाने की वजह से योग प्रशिक्षक नहीं रख पा रहे हैं, ट्रेनर अच्छे नहीं रख रहे हैं, जिससे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षणार्थी को उस ग्रामीण युवा को बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, योग्य नहीं हो पा रहा है किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए या किसी संस्थान। इससे अन्य योजनाओं की तरीके से देखा जाए तो प्लेसमेंट की स्थिति भी इसकी बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि प्रशिक्षण अच्छा नहीं हो पा रहा, इसलिए इनका प्लेसमेंट भी सिफर है। इस योजना में लाल फीताशाही और सरकारी उपक्रमों ने भी अपनी विशेष योगदान दिया है और भ्रष्टाचार की उनकी परसेंटेज सिस्टम ने इस योजना को खोखला कर दिया है। पांचवी योजना की बात करेंगे, वह है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में चूंकि मीडिएटर कोई नहीं था, न तो किसी संस्था को इसे देना था, न सरकारी उपक्रम के थ्रू ये जाना था, यह योजना सीधे किसान के खाते में राशि मुहैया कराती, इसलिए इस योजना की अचीवमेंट बहुत अच्छी रही। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है, उनकी अ, जो आर्थिक दशा है और उनकी जो रहन सहन है और उनकी जो कृषि में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है वो इस योजना के माध्यम से बढ़ी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन भी बढ़ा है, बाजार भी बढ़ा है, क्योंकि इस राशि का उपयोग वह ग्रामीण अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी कर रहा है और कृषि में इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, इससे उत्पादन भी बढ़ रहा है और उस लाइफस्टाइल की वजह से ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार बाजार में बढ़ रहा है।
हालांकि इस योजना में भ्रष्टाचार के कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं, मगर लेट लतीफी का इसमें जरूर, लाफी तसाही का जरूर इसमें अपना रोल दिखाई देता है। योजना के लाभार्थी किसान और उनकी पहचान और उसको वितरण की प्रक्रिया कई जगह पारदर्शिता की कमी है, जिससे इस योजना में प्रश्न चिन्ह उठते हैं। दूर दराज के किसानों को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका डाटा सरकारी स्तर से ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर इस तरीके से देखते हैं ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के समस्त योजनाओं का लेखा जोखा, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इन योजनाओं ने अपना कुछ रोल प्ले ही नहीं किया और कोई बदलाव ग्रामीण भारत में नहीं लाया। मगर अगर इनके गोल्स को और उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इन योजनाओं के एनालिसिस किया जाए, तो ये योजनाएं उन लक्ष्यों से कहीं दूर खड़ी नजर आती है। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से ये योजना करीब करीब असफलता के आसपास ही दिखाई देती है। एक और कारण ग्रामीण क्षेत्र में जानकारियों की कमी भी है, जिसके कारण ये योजनाएं इतनी सफल नहीं हो पाई। सरकारी महकमा चाहता भी नहीं था कि इसका अधिक प्रचार प्रसार हो, जिससे उन्हें अधिक काम पड़े। प्रबंधन की असमानताएं और लाभ से वंचितों की संख्याओं को अगर देखा जाएगा, तो ये योजनाएं असफलता के आसपास कहीं बैठती नजर आएगी। इसलिए ये योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। उसका कारण था, एक तो प्रबंधन बेहतर नहीं था, भ्रष्टाचार जमकर था, और लोगों को जानकारी दी नहीं गई, वे अवेयर नहीं थे, उन्हें जानकारी ली नहीं। दोनों ही कारणों की वजह से योजना अपनी बल्कि ये योजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। अंतुगत्वा अगर भारत सरकार इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले तो भ्रष्टाचार रूपी दानव बहुत निर्ममता से लगाम लगाना, उन्हें पूरे सिस्टम में पारदर्शिता को लाना होगा। ग्रामीण समुदाय में जागरूकता भी बढ़ानी होगी, और सभी योजनाओं में सभी पात्र हितग्राहियों की पहुंच सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं होता, तो इन योजनाओं के लाभ ना तो पात्र हितग्राहियों तक पहुंच पाएंगे बेहतर तरीके से, और ना ही सरकार उन लक्ष्यों प्राप्त करने कोई सफलता हासिल हो पाएगी जो कि उसने अपनी 5 ईयर बना रखी। तो आप इन बिंदुओं पर सरकार और प्रशासन से प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आखिर ग्रामीण विकास केंद्र और राज्य की योजना धरातल पर सफल क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं, वो बताएंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।